हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस चंद्रावत। स्वागत है सभी का आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। और यहां पर सरफेस कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस एजी केमिस्ट्री को लेकर मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं लेसन 12 दुग्ध रसायन। दुग्ध रसायन के अंदर दूध के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारियां, दूध की परिभाषाएं, ये सारी चीजें अपन पिछले सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूं मेरे जितने भी प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर ऐड हैं और जो भी नए विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं उन्होंने उस सेशन को कंप्लीट देख लिया होगा और वो इसी प्रकार से बिल्कुल नोट्स बनाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर हाजिर हो गया हूं उसी लेसन 12 को, दुग्ध रसायन के बारे में। अब आज अपन पढ़ने वाले हैं दूध के अवयव। दूध के अवयवियां घटक। देखो प्यारे विद्यार्थी, दूध के बारे में अपनी बात हो चुकी थी, दूध की परिभाषाओं के बारे में अपनी बात हो चुकी थी। अब अपन पढ़ रहे हैं दूध के अवयव, यानी दूध में कौन कौन से घटक उपस्थित होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दूध जो होता है आपको पता होना चाहिए एक अपारदर्शी द्रव होता है और इसमें वसा, प्रोटीन, लैक्टोज, खनिज पदार्थ, जल आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं आप लोगों को यहां पर दूध एक अपारदर्शी द्रव होता है, अपारदर्शी द्रव होता है जो वसा, प्रोटीन, लैक्टोज, खनिज पदार्थ, और जल से मिलकर बना होता है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि दूध के अंदर कौन कौन पाया जाता है, तो दूध के अंदर पाई जाती है दुग्ध वसा पाई जाती है। इसके अलावा बात करें अपन यहाँ पर तो लैक्टोज पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, खनिज पदार्थ होता है, जल होता है, ये सभी पाए जाते हैं कहां पर, दूध के अंदर। ठीक है, ये जितने भी अवयव आपने देखे हैं यहाँ पर, वसा है, प्रोटीन है, लैक्टोज है, खनिज पदार्थ है, ये दूध में कभी भी समान मात्रा में नहीं होते, है ना। अलग अलग प्रकार के दूध, जैसे गाय का दूध है, भैंस का दूध है, बकरी का दूध है, इधर से भेड़ का दूध है, इन सभी के अंदर इनकी मात्राएं क्या होती हैं, हमेशा अलग अलग होती है। अब आप पूछेंगे कि सर इनकी जो मात्राएं होती है वो किस पर निर्भर करती है ना। तो मैंने आपको एक बात तो बताई दी है कि ये जो अवयव है, चाहे वो आपका वसा हो, प्रोटीन हो, आपका लैक्टोज हो, खनिज पदार्थ हो, जल हो, इन सभी की जो मात्राएं होती है वो एक तो पशु की जाति पर निर्भर करती है कि पशु की जाति है कौन सी, वो गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है ना, इनके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही उसको डाले जाने वाले चारे पर, ठीक है, कि उसको चारा कौन सा डाला गया है। इसके अलावा बात करते हैं अपन, तो ये जो पशु है, इस पशु के कोई रोग तो नहीं है, इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, साथ ही बात करते हैं वातावरण पर। ठीक है, वातावरण पर भी क्या करता होता है, ये डिपेंड करता है कि वो पशु जो होता है वो पशु किस वातावरण में निवास कर रहा है, इस पर भी इन घटकों की मात्रा निर्भर करती है। ठीक है, तो इसको भी अपन यहाँ पर लिखते हैं। और मैंने आपको बता दिया है क्या कि दूध के अवयव जो होते हैं वो समान मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, दूध में विभिन्न अवयव समान मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इनमें सदैव भिन्नता देखने को मिलती है। भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, तो कभी भी ये अवयव जो होते हैं वो समान मात्रा में नहीं पाए जाएंगे, इनमें क्या होता है, भिन्नता देखने को मिलती है। और इस
भिन्नता के प्रमुख कारण जैसे भिन्नता के प्रमुख कारण जैसे पशुओं को खिलाया जाने वाला चारा, पशु की जाति, पशु की आयु, पशु की आयु, जलवायु, जलवायु मतलब वातावरण हो जाएगा, ठीक है, जलवायु आदि होते हैं, आदि होते हैं, ठीक है ना। तो पूछा जाए आप लोगों से कि भाई कोई भी जो दूध है उसके अंदर जो भी घटक पाए जा रहे हैं, चाहे वो आपके कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, सबसे पहले तो यही बात आपको ध्यान रखनी है। तो वसा पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, लैक्टोज पाया जाता है, खनिज पदार्थ और जल पाए जाते हैं, ठीक है। इन घटकों की मात्रा सभी प्रकार के जो दूध होते हैं उनके अंदर अलग अलग होती है। मैंने आपको बता दिया है कि ये जो भिन्नता इनमें पाई जाती है दूध के अंदर, इन घटकों की जो मात्राएं है उसमें भिन्नता पाई जाती है, तो वो पशुओं को खिलाए जाने वाले चारे के रूप में हो सकती है, चारे के कारण हो सकती है, पशुओं की जाति के कारण, जैसे कि मान लेते हैं भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, इस प्रकार से जो है भैंस है, इन सभी की जातियों के अनुसार वहां पर ये घटकों की भिन्नता देखने को मिलती है। पशु की आयु पर भी डिपेंड करता है, जलवायु पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब दूध के घटकों को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर हो गए हैं जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब इस एक एक घटक को अपन विस्तार पूर्वक यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग साथ साथ इसको नोट करते रहेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं बात करता हूँ और वो है दूध में पाई जाने वाली दुग्ध वसा, मिल्क फैट की बात करते हैं, ठीक है ना। आजकल जो है आपको पता है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण, वैसे भी सबसे अधिक दूध के अंदर उपस्थित जो महत्वपूर्ण घटक होता है ना वो दुग्ध वसा होती है, और इसी के आधार पर ये पता लगाया जाता है कि भाई दूध जो होता है उसकी गुणवत्ता कैसी। वो जो दूध है उस दूध के अंदर अपन बात करते हैं कि फैट जितना ज़्यादा होता है इस हिसाब से उसका जो है क्या बोलते हैं मूल्य को आंका जाता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, दुग्ध वसा की मिल्क फैट की अपन बात करते हैं तो दुग्ध वसा जो होती है दूध का एक मुख्य घटक होती है। दुग्ध वसा दूध का मुख्य अवयव होती है। दुग्ध वसा दूध का मुख्य अवयव होती है जो सबसे अधिक भिन्नता रखती है, सबसे अधिक भिन्नता रखती है, सबसे अधिक भिन्नता रखती है, ठीक है ना। दूध जो होता है, इस दूध के अंदर ये जो दुग्ध वसा होती है प्यारे विद्यार्थियों, ये पायस के रूप में उपस्थित होती है, इमल्सन के रूप में उपस्थित होती है। तो यहां पर इसको भी लिख लेते हैं अपन, दूध में यह पायस या इमल्शन के रूप में उपस्थित रहती है, पायस के रूप में उपस्थित रहती है तथा छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है। इसलिए दुग्ध वसा का पाचन
वसा का पाचन सरल होता है। ठीक है, अब देखो प्यारे विद्यार्थियों कि दूध जो होता है ना, दूध होता है, इस दूध के अंदर वसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। मैंने आपको बता दिया है कि दूध की गुणवत्ता को इस फैट के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। तो दो मुख्य घटक यहाँ पर होता है। सबसे अधिक भिन्नता जो रखती है दूध के अंदर कि कौन सा दूध के अंदर फैट की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है, उसी आधार पर अपन पता लगाते हैं कि ये कौन से जानवर का, कौन से पशु का ये दूध है। ठीक है, तो इस प्रकार से दुग्ध वसा का दूध का मुख्य अवयव होती है। सबसे भिन्नता ये रखती है दूध में, ये पायस के रूप में, इमल्शन के रूप में, कोलाइडी विलयन होता है ये कि, ठीक है, दूध एक प्रकार का कोलाइडी विलयन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पायस के रूप में पाई जाती है, छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में दूध के अंदर उपस्थित होती है और इसीलिए दूध वसा का पाचन बहुत सरल होता है। जो भी अपन अदर फैट अपन ग्रहण करते हैं अपने शरीर के अंदर, उनका पाचन जटिल होता है, परंतु ये केवल एक ही दूध वसा है जिसका पाचन बहुत सरल होता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसे आसानी से दूध से अलग किया जा सकता है। करते हैं आप लोग फैट को अलग, आसानी से दूध से अलग किया जा सकता है, आसानी से दूध से अलग किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जो दुग्ध वसा है, इस दुग्ध वसा के अंदर मुख्यतः कौन कौन से घटक पाए जाते हैं अपने दूध के अंदर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, दूध में दुग्ध वसा के मुख्य अवयव, दुग्ध वसा के मुख्य अवयव वास्तविक वसा, जिसे अपन ट्रू फैट करेंगे, फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड हो गया है, इसकी अपन बात करते हैं। इसके अलावा बात करें अपन, स्टीरोल है, तथा स्वतंत्र वसा अम्ल पाए जाते हैं। स्वतंत्र वसा अम्ल पाए जाते हैं। दुग्ध वसा में ओलिक अम्ल, दुग्ध वसा में ओलिक अम्ल 33%, पामिटिक अम्ल 25%, पामिटिक अम्ल 25% पाए जाते हैं। पाए जाते हैं दुग्ध वसा में। कुल मिलाकर दुग्ध वसा में कुल मिलाकर 43% असंतृप्त, 43% असंतृप्त वसीय अम्ल, वसीय अम्ल तथा 57% संतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो दुग्ध वसा के अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं।
तो इसमें वास्तविक वसा ट्रू फैट होती है, फास्फोलिपिड होता है, स्टेरोल होता है और स्वतंत्र वसीय अम्ल होते हैं। अब देखो ये वसीय अम्ल जो होते हैं ना, इनके नाम के बारे में अपन बात करते हैं तो दुग्ध वसा में एक तो ओलिक अम्ल पाया जाता है 33%, एक पामिटिक अम्ल पाया जाता है 25%। अभी कुल मिलाकर मैं बात करूं यहाँ पर दूध के अंदर दुग्ध वसा में कौन कौन से घटक हैं, वसीय अम्ल कौन कौन से हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है 43% तो असंतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं और 57% यहाँ पर संतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, वसीय अम्ल पाए जाते हैं। तो यहाँ तक की विषय वस्तु आपकी कंप्लीट हो गई हो तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। बड़े प्यारे विद्यार्थियों, चलो आगे अपन दुग्ध वसा के बारे में बात करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर दुग्ध वसा जो होती है, दुग्ध वसा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत होती है, ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत होती है, अच्छा स्रोत होती है। 1 ग्राम दूध वसा से 9.3 कैलोरी 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। पूछ लिया जाए आप लोगों से कि जो वसा होती है 1 ग्राम वसा, इससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक अच्छा स्रोत माना जाता है ये दूध का या ऊर्जा का, और लगभग 55% ऊर्जा दूध में दुग्ध वसा से ही आती है। दुग्ध वसा से ही आती है। ठीक है, लगभग 55 से 60% जो है ऊर्जा दूध में कहां से प्राप्त होगी, आपकी दुग्ध वसा से ही आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा बात करते हैं अपन तो दुग्ध वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के पाए जाते हैं। एडीई के पाए जाते हैं, एडीई के पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें अपन तो सामान्यतः गाय के दूध में गाय के दूध में 4.8% तथा मुर्रा भैंस के दूध में 7.6% तथा मानव दूध में 3.7% वसा पाई जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपनी बात यहाँ पर हो चुकी है। क्या हो चुकी है बात अपनी कि दुग्ध वसा जो होती है वो दूध के अंदर ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत होती है। 1 ग्राम दूध वसा से आपको 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही बात करते हैं अपन तो दूध के अंदर जो भी ऊर्जा होती है उसका लगभग 55 से 60% भाग कौन देती है आपको, दुग्ध वसा ही देती है। दूध में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के पाए जाते हैं।
ठीक है। साथ ही बात करें तो गाय के दूध में पूछा जाता है आप लोगों से, गाय के दूध में 4.8%, मुर्रा भैंस के दूध में 7.6% और मानव के दूध में 3.7% तक फैट पाया जाता है, दुग्ध वसा पाई जाती है। ठीक है, तो ये था अपना आज का सेशन जिसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ दुग्ध वसा के बारे में, और भी बहुत सारे घटक यहाँ पर पाए जाते हैं जिनके बारे में विस्तार पूर्वक अपन नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय विद्यार्थी।